सर, ये जो फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत 2000 सीसी से जायद की इंपोर्टेड पेट्रोल गाड़ियों और महंगी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर खुसूसी एक्साइज ड्यूटी की शरह 86 से 92% तक पहुंचा दी गई है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये अमीरों पर टैक्स है, लेकिन ऑटो मार्केट का कहना है कि इससे इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो जाएगी और हुकूमत को कस्टम्स की मदद में मिलने वाला जो रेवेन्यू है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके ख्याल में ये फैसला मुआशी मंतक पर मबनी है या महज एक पॉपुलिस्ट सियासी नारा है? लेकिन इस तरह की ड्यूटियां लगाने का जो मर्जी आप उसकी जस्टिफिकेशन दें, उससे कुछ मसला ना इनको रेवेन्यू मिलेगा, ना ही लोगों के लिए अच्छी और सस्ती गाड़ियां अवेलेबल होंगी। होना ये चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ बुलाएं, उनसे यहाँ पे अपनी गाड़ियां बनाएं, हमारी ज़रूरत पूरी करने के बाद वो यहाँ से एक्सपोर्ट करें। आप हमसाया मुल्क में देख लें, एक ज़माने में सिर्फ एम्बेसडर कार होती थी, फिर उन्होंने बाहर की गाड़ियों को बुलाया। आज ये हालत है कि वो जापान की एक्सपोर्ट को भी काट रहे हैं। इनकी पॉलिसीज ही गलत होती हैं। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब आप अच्छा नहीं बनाते तो बिला वजह गाड़ियों पर और फ्यूल आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है और पोल्यूशन ज्यादा बढ़ती है। गाड़ियां अब होनी चाहिए, मगर इतनी नहीं हम अफोर्ड कर सकते कि मुल्कों बड़े बड़े हमारे शहरों में कोई अच्छा निज़ाम ही ना हो। लोग जब गाड़ियां लेके सारे निकलेंगे, कितनी कंजेशन होगी, कितनी इन्वायरमेंट खराब होगी, कितना टाइम जाया होगा। अगर वो मेट्रो से जाते हैं, अगर वो फास्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, तो वही फासला जो वो 2 घंटे में करें वो 10 मिनट में कर लेंगे। तो बजाय इसके कि बड़े शहरों के अंदर रैपिड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी हो कि लोग कहेंगे मैं अपनी गाड़ी घर छोड़ के ये तो मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लूंगा, जब मैंने कभी लंबे टूर पे जाना होगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए। अब आप लंदन में देखें कि उनका वजीर आजम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, वजीर भी यूज करते हैं। बहुत बड़ा शहर है वो, तो हमसे ज्यादा अमीर है, अफोर्ड भी कर सकते हैं गाड़ियां। मगर एक पॉलिसी की डायरेक्शन होती है। ये गाड़ियां मंगवा मंगवा के हम क्या करेंगे, सिवाय इसके कि हम अंडर और ओवर हेड बना बना के बस लंबी लंबी लाइनें यहाँ तो लगवाएंगे, हुक्मरान उससे भी अपने कोई लिए मसला हल नहीं लग्जरी होता। गाड़ियां मंगवाई जा रहे हैं। अच्छा सर, मकामी तौर पर तैयार होने वाली हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स यकदम 8.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी और फ्यूल बचाने वाली टेक्नोलॉजी की हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने नए माली साल के पहले ही दिन इस इंडस्ट्री को झटका दे दिया है। इस आर्जी इकदाम के पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है और इससे माहौल दोस्त गाड़ियों की मकामी पैदावार पर तवील मुद्दती क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, ये यही करते हैं जैसे ही कोई अच्छी एक्टिविटी शुरू होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई और यहाँ बेहतर हाइब्रिड गाड़ियां बनने लगी, तो इनको फौरी ख्याल आया कि क्यों ना इसको भी तबाह किया जाए। इनका एक रवैया बन चुका है एफबीआर का कि जहाँ देखते हैं कोई सेक्टर अच्छा काम कर रहा है वहाँ हाईएस्ट टैक्स लेकर पहुंच जाते हैं और थोड़े दिनों बाद वो सेक्टर भी फिर नकारा होना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई जवाब नहीं बनता था कि उस टेक्नोलॉजी के जहाँ अच्छी गाड़ियां बनने के हमारे अपने चांसेस हैं, हम उसको बजाय प्रमोट करने के उसको 18% सेल टैक्स लगाएं, जो कि यूरोप में भी नहीं लगाते गाड़ियों पर। वो वैसे उनके बहुत सी चीज़ों पे 22 से 23% सेल टैक्स, मगर मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोडक्टिव सेक्टर को वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा तरीका कार टैक्स लगाने का बिल्कुल गलत है। जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर हों और वहाँ लोग पैसा पार्क करें तो वहाँ टैक्स लगाना चाहिए, ताकि वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बाज आए। और जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उसके अंदर टैक्स की शरह को कम करें और एक्सपोर्ट पे तो जीरो करें, ताकि फिर हमारी जो सही प्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। मगर हमारी टैक्स पॉलिसी इतनी फॉल्टी है कि वो प्रोडक्टिव सेक्टर को टैक्स करती है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर को जो है प्रोटेक्ट करती है। और इसमें भी वही सोच है कि जो हमारे खुद अशराफिया है उनको तो कोई प्रोडक्शन में शौक नहीं है ना, वो तो घर बैठे बस कमाई करने के शौकीन है। तो वो फिर जब किसी और सेक्टर को फलता फूलता देखते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, फिर उस पर टैक्स लेकर चढ़ दौड़ते हैं। विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अगर हम एलपीजी की भी सर बात करें तो ये भी हुकूमत की रेट पर एक बड़ा सवालिया निशान नहीं है कि कागज़ पर एलपीजी की कीमत 67 रुपये फी किलो कम करके 241 रुपये मुकर्रर की जाती है, मगर लाहौर में 480 रुपये और कराची में 380 रुपये किलो गैस बिक रही है। जब रियासत अपने ही तय करदा नरखों पर बुनियादी ईंधन भी फराहम नहीं करवा सकती, तो फिर ऐसी कीमतों की कमी के ऐलानात का आवाम को क्या फ़ायदा? ये बिल्कुल कंज्यूमर्स का तो बुरा हाल हुआ। देखिए, इन्होंने आप अभी देखें तो पेट्रोल भी 300 से ऊपर ही रखा हुआ है, जबकि अब जंग के बाद की जो कीमतें हैं इसको वापस 230-40 पे आना चाहिए था। और गैस का भी यही क्राइसिस है कि बस ऐलान फरमा दिया है और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। तो हर लफ्ज में, चाहे आपके घर के बिजली के बिल हो,
आपकी किसी भी एनर्जी की जरूरत हो, चाहे वो गैस की शक्ल में हो या पेट्रोल की शक्ल में हो, एक ही इनका रवैया है कि ये चीज हमने ठीक नहीं करनी है। और इसी वजह से पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, चाहे वो आम लोगों की जिंदगी के मेयार का हो या हम्म। इंडस्ट्री के चलने का हो, उसमें एनर्जी की कॉस्ट ने सबसे बुरा रोल प्ले किया है। और उसमें भी ये सर्कुलर डेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि सिस्टम की लीकेजेस को रोकें और सिस्टम को दुरुस्त करें। और आप और मैं सुनते हैं कि जी अब वहां पे हम खुद कार मीटर लगा देंगे, चोरी को रोक लेंगे, मगर चूंकि उसमें कनाइवेंस है, करप्शन में भी हाथ सबके रंगे हुए हैं, उसको बिल्कुल ठीक नहीं करते हैं। और बोझ जो है वो कंप्लाइंट लोगों पर डालते चाहते हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो। और यही वो असल पॉलिसी है रियासती, जिसके बारे में लोग एतराज करते हैं और लिखते रहते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनको तो बिल्कुल इस बात पे उन्होंने कसम खाई है कि कान पे जूं भी जो नहीं उनके रेंगती है। आप जो मर्जी बोलें, जो मर्जी प्रोग्राम करें, जो मर्जी लिखें, उन्होंने वही करना है जो उनको फायदा पहुंचाता है। सर, कराची के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से सोलर पैनल्स, लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर्स की कीमतों में हजारों रुपए की कमी की खबर आई है। ये रिलीफ मार्केट फोर्सेस की वजह से है, ना कि हुकूमत की किसी भी पॉलिसी की बदौलत। मुस्तकबिल में जब लाखों लोग नेशनल ग्रिड से ऑफ ग्रिड मुंतकिल हो जाएंगे, तो सरकारी बिजली कंपनियों के सर्कुलर डेट का क्या बनेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बढ़ता जाएगा। देखिए, बात ये है कि लोग तो मजबूर हैं, वो तो अपने जेवर बेचकर घरों हम्म। के अंदर ये लगाए हैं, लोगों ने अपनी जमा पूंजी खर्च, क्योंकि कोई भी महाना बिजली का बिल अब तो रूरल एरिया में भी, बेचारे कस्बों में, देहातों में भी नहीं दे पा रहे हैं, शहरों में भी बुरा हाल है। लोग जो गरीब है, जैसे ही 200 यूनिट मीटर पे देखते हैं, बंद कर देते हैं कि अब मैंने हम्म। कोई चीज नहीं चलानी। आप अगर उनकी हालत जाकर देखें तो इतना अफसोस होता है। और ये जब सोलर पैनल वगैरह सस्ते होते हैं और ये आ जाते हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसी खबरें रिलीज करते हैं कि जी हम ये पॉलिसी ला रहे हैं, हम वो पॉलिसी। एक तरफ आप क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी की दिफा की बात करते हैं, उसको प्रमोशन की बात करते हैं, उस पर फिर आप टैक्सेस लगाने की बात करते हैं। तो हर जगह ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको असल मसला ये होता है कि लोग हमारे कंट्रोल से क्यों निकल गए हैं। जब ये लोगों हम्म। ने खुद ही अपने इन्वेस्टमेंट से, इनसे एक पैसा लिए बगैर ये सोलर से अपने लिए बिजली पैदा की, तो इनको दिमागी तौर पर इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं थे कि लोग हम्म। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की और जो हमारी एनर्जी के प्रिजन हमने बनाई, जेलें बनाई हुई थी, उसमें से लोग कैसे आजाद हो गए हमारी मर्जी के बगैर। तो ये वो सोच है जिसने पाकिस्तान को असल में ये नुकसान। और दूसरी तरफ इन्होंने खुद इतने निकम्मे मुआहदे कर रखे हैं आईपीपीस के साथ, और इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसको खत्म करने को तैयार नहीं है। हम्म। और अब जब जंग लगी थी और बहुत हालात हुए थे, तो आपने देखा था कि फोर्स मेजोर का इस्तेमाल करते हुए कतर वगैरह ने वो अपने मुआहदे खत्म किए। तो हम भी इन मुश्किल हालात में कह सकते थे कि चलिए जी अब आप घर जाएं, हमें नहीं आपकी बिजली चाहिए। मगर उसके पीछे साथ इनके अपने इंटरेस्ट है। कहने को तो वो अब आपको प्राइवेट पार्टियों के हाथ नजर आती हैं आईपीपीस, मगर वो असल उनके मालिक अभी सियासी लोग ही हैं। उसके पीछे असल में शेयर्स उन्हीं के हैं, और हम्म। वो उनके साथ मिलकर लूट मार कर रहे हैं। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, पाबंदियां हटने के बाद हम देख रहे हैं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन और तवानाई के शोबे में ताउन का सबसे बड़ा कानूनी डेडलॉक खत्म हो चुका है। रेल कस्टम्स स्टेशन का कायम होना इस बात का इशारा है कि हम तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की तरफ जा रहे हैं। आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छी और मैं समझता हूँ कि खुश आइंद बात हुई है कि ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठी हैं। और अब हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर लें, कि रेल हम्म। के निज़ाम को दुरुस्त कर लें, जो हमारी रोड्स हैं उसके निज़ाम को दुरुस्त कर लें। गवादर से अगर ऑनवर्ड ईस्टर्न कॉरिडोर यूज़ किया जाए, तो वहाँ से यूरोप माल पहुँचेगा। कि आपको पता है इधर से अफगानिस्तान से तो अब हमारे तल्लुकात कशीदा हैं, और इधर अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। तो ये एक नया कॉरिडोर अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोला। और ईरान के अंदर तो हमारी अपनी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा मांग हो सकती है। हमारी जो ज़रिए अजनास हैं, उसमें ख़ास तौर पे चावल वगैरह के वो बहुत बड़े बायर हो सकते हैं। और हम्म। ये दो तरफ़ा तिजारत जो है ईरान की और पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा मौका है, और इसको ज़ाया ना करें। हाँ, तफ्तान पे उन्होंने जो कस्टम पोस्ट बनाने का इरादा किया है और उसको नोटिफाई भी कर दिया, अच्छी बात है। मगर वहाँ ये ना हो कि फिर वही करप्शन की और लेन देन के से और बेचारे आम इम्पोर्टर को वहाँ तंग किया जाए। तो ये भी साथ करें कि वहाँ बहुत फास्ट और इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन किस्म की क्लियरेंस हो, क्योंकि इतनी सही। दूर दराज इलाके में मैं देख रहा था तफ्तान में तो इंटरनेट भी नहीं चलता। तो कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी तवज्जो फरमा लें हम्म। और लोगों को आसानियां पैदा करें, ताकि ये ट्रेड जो है, बजाय स्मगलिंग के, हम उनके साथ जो ट्रेड है लीगलाइज कर उसको लें। बढ़ाएं। हम्म।